नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। अब 2024 के विदाई की बेला है और 2025 के स्वागत का यह बेला है। 48 घंटों का यह खेला है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर ऑपरेशन शुरू नहीं बल्कि जारी है और उसमें जो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा गया है उसके बड़े संदेश हैं और इस पर मैं विस्तार से आज आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगले साल बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है उसकी कार्य रूप और उसका जो खाका है किस तरह से खींचा गया है। सीएम नीतीश कुमार के लिए अब सबसे सुकून और उनके स्वास्थ्य के हिसाब सबसे अच्छा उपाय इस्तीफा है। इस्तीफा देने के बाद वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे और आने वाले चुनाव में अगर उन्हें बहुमत मिला, उन्हें समर्थन मिला और जिस तरह से दोनों तरफ कुएं और खाई की स्थिति है और उसमें जो गठबंधन की जो स्थिति होगी उन सब से अगर वह निपट पाते हैं तो वह मन माफिक फैसला ले सकेंगे और बिहार को एक नया दृष्टि और दिशा दे सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने बड़े ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जो महामहिम राज्यपाल के रूप में तैनात किए गए हैं, जो इससे पहले केरल में थे और उनके बारे में केरल के लोग हमसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं और उनको बिहार भेजा गया है। इसके पीछे क्या मंशा और क्या इच्छा है यह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नए साल में किसी दिन बिहार में अगर राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की खबर अगर आती है तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी है और बिहार को सुलगाने की कोशिश है, वह कोशिश बीपीएससी के बहाने हो या कोई अन्य आने वाले समय में जन मुद्दा को लेकर कोशिश हो सकती है और इसकी अनदेखी नीतीश कुमार के द्वारा अगर होती है तो वह एक बड़ा बहाना बन सकता है। अभी बीपीएससी का जो मामला है उसे पूरी तरह से सुलगाने की कोशिश की जा रही है और अगर आने वाले समय में बीजेपी अगर उसी में कुछ घी डाल देती है, उस सुलगते हुए आग को अगर सुलगा देती है तो वह अपने मंजिल को प्राप्त कर सकती है। वैसे इस कोशिश में प्रशांत किशोर लग गए हैं जो जन स्वराज के सुप्रीमो हैं और उन्होंने इस कार्य को बीजेपी के लिए परोक्ष रूप में करना स्वीकार कर लिया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौके की ताक में रहेंगे और जब भी इस तरह का कोई अवसर उनके पास होगा तो वह निश्चित तौर पर नहीं चूकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सरकार में आने का सपना 20 साल पुराना है और 20 साल से वह कोशिश कर रही है और हर बार चूक जा रही है। जो भी ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में सत्ता के लिए चलाया गया वो सारे विफल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में राजद को भी वही दर्द है। लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, उनको भी 20 साल पुरानी जो कसक है, जो 20 साल पहले वो बिहार की सत्ता में थे, उसकी वापसी की जो बेचैनी है और ख़ास तौर पर जो गरीब गुरबा के नेता के रूप में काफ़ी चर्चित रहे हैं,
लेकिन अब जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र के राज्याभिषेक को लेकर बेचैन दिखते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी नज़र नीतीश कुमार से गद्दी को छीनने के लिए हर वह षड्यंत्र करने की तैयारी में जुटे हो सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से लगी हुई है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर और ललन बाबू जेडीयू को सांसदों को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन डर एक बात का लगा हुआ है कि ललन बाबू जो नीतीश कुमार के मित्र हैं और एक बार पहले भी अलग हो चुके हैं, लेकिन वह जिस तरह से लौट गए और कई मौक़ों पर जिस तरह से वह नाराज़गी के बावजूद नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं, अगर इस नंबर गेम में अगर कोई दिक्कत हुआ और वह फिर उनका अगर नीतीश के प्रति मोह या प्रेम या दोस्ती का दबाव अगर उन पर भारी पड़ गया तो भाजपा को जो सांसदों को तोड़ने का गेम है उसमें दिक्कत आ सकती है। यही हाल जो रामनाथ बाबू हैं, रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और केंद्र में अभी राज्य मंत्री हैं, उनके साथ भी मुसीबत है क्योंकि अगर कहीं पिता ने अगर अंदर से झकझोर दिया तो फिर संभव है कि वह भाजपा के उस फैसले के साथ नहीं जा सके जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर दबाव होगा। नंबर गेम के कारण ही एक बार आरसीपी के समय भारतीय जनता पार्टी मात खा चुकी है बिहार में। ऐसी स्थिति में किसी भी हाल में अब बिहार के मामले में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सारी तैयारी में जुटे हैं और लगातार जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं पूरी तरह से अवसान की बेला की तरफ धकेल रहे हैं। आप मेरी इस बात को पहली नहीं समझें, अगर संजय झा के दिल्ली की पार्टी को याद करें तो कई चेहरे और कई लोग इसमें शामिल हुए। उन्हें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। जहां तक मैंने भविष्यवाणी की बात की है तो मैं बता देना चाहता हूं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, अगर वह मिशन बिहार में सफल होते हैं तो उन्हें रामनाथ कोविंद की तरह जो बिहार में राज्यपाल थे और जिस तरह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दलित राष्ट्रपति के रूप में दिल्ली में सुशोभित किया और राष्ट्रपति बनाया, उसी तरह से आरिफ मोहम्मद खान को भी उसी तरह नई दिल्ली में राष्ट्रपति के पद पर उन्हें सुशोभित किया जा सकता है। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी यह है कि जीतन राम मांझी जो दलित बड़े नेता हैं और बिहार के एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में पेश कर सकती है और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का यह अवसर 2025 के चुनाव से पहले भी मिल सकता है और 2025 के चुनाव के बाद भी मिल सकता है। दलित चेहरे को आगे करके जदयू और राजद दोनों को चित करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। ये दोनों भविष्यवाणी भले ही आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। बिहार की राजनीति को जानने के लिए कुछ चीज़ों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे चंडाल चौकड़ी है, उसी तरह से बिहार की राजनीति में दलीय सीमा से उपकर अलग हटकर तिकरी और जोड़ी भी है और इन जोड़ी को और अगर इन तिकरी को अगर आप
पता लगा लेंगे और उसको समझ सकेंगे तो बिहार की राजनीति साफ हो जाएगी। भले ही कोई कांग्रेस में है, कोई जेडीयू में है और कोई आरजेडी में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज झा और संजय झा के रिश्ते किस तरह के हैं और अगर इसको कोई सुलझा सके इस गुत्थी को, तो बहुत सारी बातें बिहार की राजनीति की सुलझ सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब नवीन पटनायक के मामले जैसी बात होती है, जब भारत रत्न की बात होती है और इस सवाल पर जिस तरह से टिप्पणियां आती है, अगर उसको आप गौर से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बिहार में जो भी हो, नए साल में बड़ा खेला होगा और बड़ी राजनीति होगी। नीतीश कुमार की विदाई कैसे होगी यह तो बताना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से राजद हो या भाजपा दोनों सांसद में है और उनकी नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई है, ऐसी स्थिति में जिस तरह से अब उनके राज्य सिंहासन में यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सिंहासन में दीमक की तरह कुछ नेता उसे खोखला कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री अगर कुछ बड़ा फैसला नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आने वाला दिन निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदाई होगा और पूरे बिहार के लिए दुखदाई होगा। अंतिम बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अभी वर्तमान में उनके इस्तीफा का ब्रह्मास्त्र उनके पास है। अगर वह उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वह चुनाव तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे जनता दल यूनाइटेड में जो स्लीपर सेल है भाजपा का और जो वह काम कर रहा है, उसके अभियान पर भी ब्रेक लग सकता है और बिहार की राजनीति में एक नई किरण, एक नई उम्मीद भी संभव है। अगर नीतीश कुमार अगर अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में सफल होते हैं और अपने एक अन्य मार्ग से कुछ ऐसे अधिकारियों को जो एजेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के दिल में बसी हुई है और काम वह नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोगों से अगर वह मुक्ति पा लेते हैं तो निश्चित तौर पर इतना तो जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर विदाई भी होती है तो वह ऐतिहासिक विदाई होगी। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र आग्रह है कि लोक वार्ता न्यूज़ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर हमारा हौसला वर्धन करें और हमारे चैनल का दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। साथ ही साथ हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस बारे में आपकी राय हमारा मार्गदर्शन करेगी। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कमेंट है, पक्ष विपक्ष का जो भी हो, आप करें, जिससे कि मेरे विश्लेषण को एक ताकत मिले। और अंत में अगर यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप निश्चित तौर पर इसे लाइक करें